जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे। कल आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए थे, वो हुए आप लोगों से? अच्छा चलिए तीसरा क्वेश्चन निकालें, पहले जरा उसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा आपने देखा होगा इनका डेटा तकरीबन मैंने सेम ही रखा हुआ था, एक दो चीजें मैंने चेंज की हैं ताकि मेन थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस वगैरह उसकी हो सके। तो क्वेश्चन 3 निकाल लें जी। कह रहे फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अली एट 31 मार्च 2024। अब ये आपको ट्रायल बैलेंस उसका दिया जिसके अंदर उसने आपको बता दिया कैपिटल, 10% बैंक लोन, फिक्स डिपॉजिट एट 5%। ठीक है, अब कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था बच्चा कि अगर कभी आप लोगों को लोन या इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दी हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर उसने आपको दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिए। आगे आपको कह रहे हैं बैंक चार्जेस, सैलरी, रेंट, डेटर, क्रेडिटर, कमीशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, एक्रूड सैलरीज। अच्छा देखिए, हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि एक्रूड सैलरीज एडजस्टमेंट में होती हैं। अगर कभी कोई एडजस्टमेंट वाली चीज ट्रायल के अंदर आ जाए, ठीक है, जैसे ये एक्रूड सैलरीज कल तक एडजस्टमेंट में थी, आज ट्रायल के अंदर आ गई, तो फिर इनका सिंगल इफेक्ट लेना होता है और वो फाइनेंशियल पोजीशन वाला लेना होता है। ठीक है, वैसे एक्रूड एक्सपेंस के क्या 2 इफेक्ट थे, एक्सपेंस में ऐड करते थे और दूसरा करंट लायबिलिटी बनाते थे। अब चूंकि ये ट्रायल में आ गई तो इसका सिंगल इफेक्ट आएगा और सिर्फ आप इसको करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। ट्रायल में आने का मतलब ये है कि इसकी एंट्री पास हो गई है। जब एंट्री पास हो गई तो एक्सपेंस अकाउंट में ऑलरेडी एडिड हो गया, तो इसके लिए अलग से फिर ऐड करने की जरूरत नहीं रहती। अब अगर एक्रूड एक्सपेंस ट्रायल में आया तो कहां लिखेंगे इसको? हाँ, तो किस जगह पे जाएगा? करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल में आ जाए हाँ, वो करंट एसेट में चला जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आ जाए वो भी करंट एसेट में जाएगा। ठीक है, तो आपकी एडजस्टमेंट वाली जो चीजें हैं अगर वो ट्रायल के अंदर आ जाएं तो उनका सिंगल इफेक्ट होगा और वो फाइनेंशियल पोजीशन वाला होगा। अच्छा, अब आगे आते हैं। कह रहे प्रीपेड रेंट, अब इसको आप क्या करोगे? करंट एसेट में लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टॉक उसने बता दिया, परचेजेस बता दी, सेल्स बता दी, वेजेस दे दिए, मशीनरी दे दी, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर दिया, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट दी, अलाउंसेस फॉर बैड। भी आपका अलाउंसेस तो नहीं कराया मैंने। अच्छा, ये भी वही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 आप लोगों से हो गया वैसे? 2 बाकियों से क्यों हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन 2 पे आ जाएं पहले। ठीक है, क्वेश्चन 2 जरा देख लें पहले। जी, तो मैं क्वेश्चन 2 रीड कर रहा हूं। कैपिटल, बैंक लोन। अब क्या बैंक लोन से मैंने परसेंटेज दी? नहीं, तो इसका मतलब सिंपल आप लायबिलिटी में लिख लीजिएगा। फिक्स डिपॉजिट ये आपके एसेट में आ जाएगा। बैंक चार्जेस, सैलरी, रेंट, डेटर, क्रेडिटर, कमीशन। कमीशन क्रेडिट में है तो इनकम होगी। बैंक, कैश, एक्रूड सैलरीज करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट करंट एसेट में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, वेजेस, मशीनरी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है। क्या मतलब होगा इसका? हाँ, सेल रिटर्न भी और परचेज रिटर्न। इसमें सेल रिटर्न कौन सी है? डेबिट वाली, क्योंकि सेल खुद क्रेडिट होती है ना, तो उसकी रिटर्न डेबिट होती है। बिल्कुल ठीक है, तो क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न हो गई। कैरिज आउटवर्ड, अच्छा कैरिज इनवर्ड हो तो परचेज में ऐड होता है, आउटवर्ड हो तो मैंने कहा था एक्सपेंस होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। नीचे आपको कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक एट 31 मार्च वॉज 50,000। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक आपका 50,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड
at 10% on machinery using straight line method and 20% on furniture using reducing balance method. Commission 15,000 is earned but not yet received. Wages owing 5,000 and prepaid salaries 10,000. सर ये वेजेस और सैलरीज अलग अलग क्यों रखते हैं, इनमें क्या फर्क है? वेजेस और सैलरीज में वेजेस होता है डेली बेस पे, मसलन जैसे दिहाड़ी पे नहीं आप लोग बंदा ले आते हैं कि काम करोगे तो पैसे दूंगा, नहीं करोगे नहीं दूंगा। सैलरीज होती हैं फिक्स, जैसा आपको मैंने कहा महीने की आपकी 20,000 सैलरी होगी, अब काम करो ना करो छुट्टी करो आपको 20,000 मिलेगा। ये फैक्ट्री में सर जो काम करते हैं बंदे, हाँ जी, वो हमने डेली वेज पे रखे होते हैं, उनके वेजेस होते हैं। हाँ जी, उसकी वजह ये होती है जिस दिन काम नहीं ना होगा उस दिन उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। जिस दिन आप छुट्टी करोगे उस दिन के भी पैसे नहीं दूंगा। लेकिन जो हमारे स्किल्ड लोग होते हैं ना, इनको अगर हम डेली वेज पे ले आए तो ये आपके पास रिटेन नहीं रहते, इनको हमें सैलरियों पे रखना पड़ता है, ठीक है। अब मसलन फर्ज करें जैसे आप लोग ये देखें, ये जो क्या नाम है, ये अक्सर जैसे स्कूल्स की एग्जांपल ले लें, जो प्राइवेट स्कूल छोटे होते हैं। अब जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो ये अक्सर क्या करते हैं, इवन आजकल तो ये बीकन हाउस वगैरह लोगों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है कि स्टूडेंट से तो गर्मियों के महीनों की फीसें लेते हैं, टीचरों को तनख्वाह नहीं देते, ठीक है, कि जी गर्मियों की छुट्टियां कोई तनख्वाह नहीं मिलनी। अब जो ज्यादा कॉम्पिटेंट और फेमस टीचर है, जिसको उनको पता है कि यार इसको नाना दी तो छोड़ जाएगा, उसको तो दे देते हैं, बाकियों का इनको पता होता है कि यार नहीं देनी। अब उसमें देखें एक तरीका तो यह है कि जी सारे टीचर आपस में एक एसोसिएशन बना लें कि जी नहीं देंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं, तो जब उनको टीचर नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरन देनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, वो एक बंदा छोड़ता है 5 उसके क्यू में पहले लगे होते हैं उसकी जगह पे आने के लिए। तो उस वजह से ना यहाँ पे अब हालांकि बच्चों से ये प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं, यानी इवन मैंने आपको बीकन हाउस की एग्जांपल दी कि मेरे एक जानने वाला है बीकन हाउस में पढ़ाता है और वो OA लेवल को पढ़ाता है, यानी OA लेवल की फ़ीस भी हज़ारों के अंदर होती है। अब मेरा बेटा O लेवल में है तो तकरीबन 50,000 पर मंथ उसकी फ़ीस है स्कूल की, ठीक है। ट्यूशन वगैरह डाल के कोई 1.5-2 लाख रुपये उसकी महीने की फ़ीस बन जाती है। तो अब बताने का मतलब ये था कि इतनी फ़ीस वो ले रहे हैं, और ये नहीं है कि क्लास में कोई 2-4 बच्चे हैं, क्लास के अंदर 30-30, 40-40 बच्चे बैठे होते हैं, और फिर उसके बाद मल्टीपल सेक्शन है। यानी अब मेरे बेटे का जो स्कूल है 5 एकड़ के ऊपर वो स्कूल है, और तकरीबन उनके 15 सेक्शन है O लेवल के, और 35-35, 40-40 बच्चों के। और मेरा बेटा क्योंकि शुरू से उस स्कूल में था तो इसकी फ़ीस 50,000 है। जो नए बच्चे उधर एडमिट हो रहे हैं उनकी 80-90 हज़ार फीस है। तो अब यानी करोड़ों रुपया मंथली फ़ी कलेक्ट होती है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि टीचर को वो नहीं देते कि जी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हमने फीस नहीं देनी या सैलरी नहीं देनी, लेकिन जो उधर के मशहूर टीचर हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हम स्कूल ही छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो उनसे वो कर लेते हैं। तो डेली वेज का फ़ायदा में ये हो जाता है कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जो स्किल्ड लोग होते हैं इनको आप ऐसे करोगे तो ये छोड़ जाएंगे, उनको सैलरी पे रखना पड़ता है। अच्छा आगे, अब कह रहे प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों स्टेटमेंट बनाने को कह रहा है। अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, फिर पूरा पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो आपका ने कहा था इस तरह तो 2-2, 3-3 दफ़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाता है, तो आप लोगों ने अब इस तरह किया कर रहे हैं कि एक ही दफ़ा क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब वो कैसे होता है, आज एक्चुअली पहले हम उसकी प्रैक्टिस देखते हैं। तो तरीका ये होता है कि कुछ चीज़ें हमें पता होता है आनी है, और क्वेश्चन पढ़ के आइडिया भी हो जाता है। तो आप लोगों ने ना कुछ लेआउट बना लेना है, कुछ मेन हेडिंग्स लिख देनी है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जहां पे लिखने वाली चीज़ होगी वहां पे जाके लिख दिया करेंगे। यानी अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो तरीका ये होगा कि उसी तरह जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
For the year ended 31st March 2024. अच्छा, अब आपको होता है प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स तो आनी होती हैं और इसमें से हम लेस क्या किया करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा ओपनिंग स्टॉक का जिक्र भी था, इसका फॉर्मूला होता था ना ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड किया करते थे परचेजेस, ठीक है। अच्छा, अगर कैरिज इन हो तो ऐड करते हैं, यहाँ पे कैरिज आउट आया था तो इसका वो तो यहाँ पे नहीं आएगा। परचेजेस रिटर्न हो तो आपको होता है इसमें से माइनस किया करते हैं। अच्छा, उसके बाद लेस कर दिया करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये सारा कुछ करके हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल निकल आती है, उसको सेल में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसमें ऐड किया करते हैं अदर इनकम्स। इसके नीचे ना आपने एक दो लाइनें छोड़ देनी है। उसके बाद लेस हम किया करते हैं इसमें से एक्सपेंसेस, और इसके नीचे भी कुछ लाइनें छोड़ देनी है हम लोगों ने। अच्छा, अभी तो आप लोगों का ना मैंने कहा था कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, अदरवाइज आगे इंशाल्लाह जैसे आप कैफ में जाएंगे तो आपके रिटर्न पेपर हुआ करेगा। तो रूल होता है हर स्टेटमेंट नए पेज पे बनती है। मतलब इसके नीचे अब 15 लाइनें बच जाएं, 8 बच जाएं, 6 बच जाएं, तो आप लोगों ने अगली स्टेटमेंट अगले पेज से बनानी होती है। ये नहीं है कि इसके नीचे शुरू कर दें, ठीक है। अलग स्टेटमेंट कर कैसे फाइनेंशियल पोजीशन वाले क्या है? हाँ जी। तो अब एक्सपेंसेस के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ दूसरी, मिस्टर अली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। As on 31st March 2024. सो नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इसके नीचे हम 3-4 लाइनें छोड़ देंगे और फिर हेडिंग हम दे देंगे करंट एसेट्स, और फिर कुछ इसके नीचे भी लाइनें छोड़ देंगे और एंड पे आ जाने होते हैं आपके पास टोटल एसेट्स। ये जो स्टेटमेंट होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस है सर, ये पहले चैप्टर के अंदर जो इसका लेआउट है सर, उसके अंदर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री कोई चीज़ बना रहे हैं, और सर यहाँ पे ऐसे सर बेच रहे हो सर, बना ना रहे हो। एक्चुअली ना जो बनाने वाली है ना उसका अलग से चैप्टर पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये ट्रेडिंग कंसर्न का वो अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही होता है, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग चेंज हो जाती है। ये अभी जितना करके आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं ना, उसका इतना करके सिर्फ मटेरियल यूज निकलता है, ठीक है। वो हमने अभी पूरा एक चैप्टर पढ़ना है उसका। सर ये दो होती है इस तरह, ये दो अलग होती हैं, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल का तरीका अलग होता है, बाकी फॉर्मेट यही होगा लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल अलग तरीके से निकलेगी। क्योंकि आपकी एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये जो आप पढ़ रहे हो ये ट्रेडिंग कंसर्न का है। ट्रेडिंग कंसर्न होती है बनी बनाई चीज ला के आगे बेच देती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मटेरियल ला के प्रोसेस करके खुद बना के बेचती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कौन सी, ये वाली या मैन्युफैक्चरिंग वाली?
एक्चुअली ना बस कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट उसका लंबा हो जाता है, वो यानी तकरीबन कोई 12-15 चीज़ें उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में आती हैं, तो वो लंबा हो जाता है थोड़ा। बाकी आगे सारा यही चलता है। मसलन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर मैं वहाँ से निकाल के लिखूंगा और सीधा ग्रॉस प्रॉफिट फिर अदर इनकम लेस एक्सपेंस, बाकी सारा यही चलेगा। अच्छा, इसके नीचे ही आपने लिखना है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर हेडिंग दे रहा हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल। अच्छा, इसमें हम ऐड किया करते थे नेट प्रॉफिट। अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह दी हो तो लेस कर देते हैं। थी इस क्वेश्चन में? नहीं है। अच्छा, तो बस इन दोनों को करके जो भी फिगर आगे आउटर में लिख देते हैं। फिर हम लोग लिखा करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर हम लिखा करते हैं करंट लायबिलिटीज। और फिर एंड पे आपके पास आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको मैंने कहा है कि अगर एक ही दफा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इस तरह का लेआउट आपको पहले बनाना हुआ पड़ करेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर पास या फेल होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका। मतलब अगर खुदा ना खास्ता ये सही तरह आपसे अटेम्प्ट ना हो तो पेपर पास करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है आपके लिए, तो इस वजह से इसकी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी पड़ेगी। सो अभी तक मैंने इसका फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब कंफर्म नहीं था कि करंट लायबिलिटी 2 निकलती, 1 निकलती, 4 निकलती, तो हम लोग क्या करें, जगह छोड़ते जा रहे हैं नीचे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे और साथ साथ वैल्यूज लिखते जाएंगे। अब तरतीब से चल रहे हैं, दरमियान में से फिगर नहीं उठानी वरना क्वेश्चन बाद में टैली नहीं होगा। जी, सबसे पहले उसने क्या चीज दी थी? कैपिटल। तो इसको कैपिटल के सामने लिखें 2,50,000। देन उसने दिया बैंक लोन, तो इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं। अब वो लोन उसने आपको दिया हुआ है ₹1,00,000। उसके बाद कह रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, एसेट्स में आ जाएगा। अज्यूम कर लेता हूं नॉन करंट है ये। तो डिपॉजिट आपने कराया हुआ है 50,000। बैंक चार्जेस ये हमारे लिए क्या है, तो इसको एक्सपेंसेस के अंदर आप लिख दो। $1,500। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी सैलरीज, ये भी एक्सपेंस होता है। अच्छा, वैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था आगे इनकी एडजस्टमेंट वगैरह भी थी, तो सैलरीज देखें कितनी दी हुई है, 22,000। तो आपने ना इसको इनर में लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो इसमें प्लस माइनस करके आउटर में लिखूंगा, नहीं होगी तो बाद में यही फिगर उठा के बाहर लिख दूंगा। सैलरीज के बाद देखिए क्या चीज थी, ये भी एक्सपेंस होता है, तो इसको भी एक्सपेंस में ही लिख लें। कितनी अमाउंट है? 15,000। डेटर ये क्या होता है, कौन से वाला? करंट, तो करंट एसेट में लिखते हैं। क्रेडिटर्स ये हमारे लिए क्या होगा, करंट लायबिलिटी, तो इसको करंट लायबिलिटी की हेडिंग में लिखते हैं। 25,000। कमीशन क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, तो इसको अदर इनकम में लिखें।
कितना? सर इसकी वैल्यू 5000। हाँ जी, तो इसको इनर में लिख लेते हैं हम लोग ना। बैंक, ये हमारे लिए क्या होगा? करंट एसेट। तो करंट एसेट में लिखें बैंक 63,000। अच्छा, आगे दे रहे कैश, ये भी हमारे लिए क्या होता है? तो इसको भी करंट एसेट में लिख लें 25,000। एक्रूड सैलरीज, ये कहाँ आएगा? हाँ जी, आपका ने कहा था अगर एडजस्टमेंट वाली कोई चीज ट्रायल में आई तो फाइनेंशियल पोजीशन वाला फैक्ट लें। तो करंट लायबिलिटी में लिख लें एक्रूड सैलरीज 10,000। आगे कहते हैं प्रीपेड रेंट, ये क्या बनेगा? करंट एसेट। जैसे करंट एसेट में लिख देते हैं 10,000। ओपनिंग स्टॉक, हाँ तो इधर लिखते हैं इसको 10,000 35,000। अच्छा, परचेजेस, तो ये भी इधर ही आ जाएंगी 1,05,000। अच्छा, उसका कह रहे जी सेल्स। अच्छा, मैं सेल ना इनर में लिख रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इसकी रिटर्न भी है ना। हाँ जी, परचेज रिटर्न तो मैंने इधर अलग से लिख दिया हुआ था। अच्छा जी, सेल्स के बाद वेजेस, तो ये तो एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस में लिख लें वेजेस 22,000, इनर में लिख लें। आगे कहते हैं मशीनरी, ये हमारे लिए क्या है? नॉन करंट, तो इसको आप नॉन करंट एसेट में लिखो मशीनरी, और इसकी अमाउंट उसने आपको दी हुई है 75,000। अच्छा, अगला पॉइंट कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इसको क्या करते हैं? तो इसी में से फिर माइनस कर दो 25,000। आगे कहते हैं फर्नीचर, ये हमारे लिए क्या है? ये भी नॉन करंट एसेट है। अब ये उसने आपको दिया हुआ था 45,000, और आगे कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो इसमें से माइनस हो जाएगी 5,000। फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है, अगर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए की है तो नॉन करंट, और 1 साल से कम अरसे के लिए की है तो करंट। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ नॉन करंट ही है। सर ये अगर हम अज्यूम कर ले और इसे अगर हम उसमें लिखते करंट में तो मतलब नहीं, आपको तो खैर उसने ना पहले ही हेडिंगें दी होंगी, ठीक है? आपका तो एमसीक्यू वाला पेपर है ना, यानी कंप्यूटर बेस है, उसमें फॉर्मेट उसने पहले ही बना के दिया होगा। हाँ, वैसे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली, यानी जो अगर आप इसमें प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, अगर रिटर्न पेपर में आप लोग आए तो वहाँ पे नीचे अजम्पशन लिख देते होते हैं कि जी मैंने ये अज्यूम किया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितने की आपकी? 40,000। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं रिटर्न। आप लोगों ने मुझे कहा था डेबिट में जो रिटर्न है वो सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न को हम लोग क्या करते होते हैं? तो इसमें से माइनस कर दें। और जो क्रेडिट में है वो परचेजेस रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्योंकि मैंने इधर अलग से लिखा हुआ था तो फिर इस तरह माइनस कर देते हैं। कैरिज आउटवर्ड, ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा। कितना था ये? 10,000। ट्रायल बैलेंस वाली सारी चीजें लिख ली। अब देखिए क्वेश्चन एक दफा पढ़ा है वो सारी चीजें नोट होगी। अब आ जाए एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट का आपने याद रखना है, 2 फैक्टर होते हैं, 2 लेंगे तो टैली करेगा वरना नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 50,000, इसके 2 फैक्ट कौन कौन से थे क्लोजिंग स्टॉक के? हाँ, एक तो इधर माइनस करते हैं 50,000, और दूसरा आपने कहा करंट एसेट, तो करंट एसेट में लिख लें फिर स्टॉक के नाम से
ठीक हो गया? अच्छा, आगे कहते हैं डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन के दो फैक्ट क्या थे? हाँ, नॉन करंट एसेट में से माइनस होगी और दूसरा एक्सपेंस शो होगी। ठीक है, अब उधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अच्छा, मशीनरी के लिए कह रहा है 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में रेट किस पे लगता है? तो इसकी कॉस्ट थी 75,000, तो आप 75,000 का 10% ले लो, 7500। अच्छा, तो आपने कहा था दूसरा फैक्ट क्या होगा? रेलिवेंट एसेट में से माइनस भी होगा। ठीक है, दो फैक्ट पूरे हो गए। आगे उसने कहा फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करो, लेकिन इसको रिड्यूसिंग से करना। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर की कॉस्ट है 45,000 और कितना डेप्रिशिएट हो गया हुआ है? 5। तो इसका इसकी बुक वैल्यू क्या आई? 40,000। उस 40,000 का बाप ले लो 20%, 8,000। तो रिस्पेक्टिव एसेट में से भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, 8,000। ठीक है, इसके भी दोनों फैक्ट पूरे हो गए। कमीशन 15,000 इज अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। अनअर्न्ड इनकम, सॉरी एक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम क्या दो फैक्ट होते हैं? एक तो करंट एसेट बन जाएगा और दूसरा इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। जब अर्न कर ली तो ऐड होगा ना। तो इसका मतलब इधर कमीशन मैंने लिखा हुआ था, इसमें 15,000 ऐड करें, एक फैक्ट आ गया। इधर करंट एसेट में लिखें एक्रूड कमीशन 15,000। ठीक है, ये उसका दूसरा फैक्ट आ गया। आगे वेजेस ओइंग 5,000। कहते हैं वेजेस ओइंग, वेजेस पेएबल हैं। क्या दो फैक्ट होते हैं? हाँ, और दूसरा एक्सपेंस में ऐड। तो एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं 5,000 और इधर करंट लायबिलिटी में हम लिख देते हैं एक्रूड वेजेस। अच्छा, अगर आप गौर करो, देखें इधर मैंने एक्रूड सैलरी, एक्रूड वेजेस, माइट भी आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर उसने दिया हो तो उसने एक्रूड एक्सपेंस की हेडिंग दी हो, तो फिर दोनों ऐड करके उसी में लिख दीजिएगा। ठीक है, वो इस तरह भी कर सकता है। आपको आप लोगों को मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था, वो जो आईकैप ने वो डिजिटल आपको वो दी है, उसके अंदर उसने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं कि आप वो सॉफ्टवेयर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आगे प्रीपेड सैलरीज। हाँ जी, अब प्रीपेड के दो फैक्ट होते थे, एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट बना लो। तो प्रीपेड सैलरीज यहां पे हैं आपके पास, इसमें से माइनस कर लें 10,000 और इधर करंट एसेट में आप लोग एक नया हेड बना लें, प्रीपेड सैलरीज 10,000। अच्छा, कई स्टूडेंट ना क्वेश्चन पूछते हैं कि जी इधर एक्रूड सैलरी थी तो फिर प्रीपेड कहां से आ गई? तो क्या आपका एक ही एम्प्लॉय होता है? नहीं, हो सकता है एक बंदे ने एडवांस में सैलरी ले ली हो, एक के भी मैंने पैसे देने हो। ठीक है, तो इसलिए दोनों पॉसिबल होती हैं। तो बहरहाल एक्रूड सैलरी तो इधर लिखी हुई थी, अब प्रीपेड थी तो मैंने एसेट में लिख दी। अब ये एडजस्टमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम इनके वैल्यूज निकालना शुरू कर देंगे। अब तरीका क्या है कि पहले इनको आउटर में लिख लें। 2 लाख में से 7,000 माइनस किया तो 193,000। अब इसको एडजस्ट कर लें, 89,000 यही आ रहा है। 89 उसमें से माइनस कर लें 104,
अच्छा, अब कमीशन को ऐड कर लेंगे तो 20,000 बन जाती है। बैंक चार्जेस हमने पहले ही बाहर लिख दिए हुए थे। सैलरीज इसमें जब माइनस करेंगे तो 12,500। रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये एज इट इज बाहर लिखते हैं 15,000। वेजेस के अंदर 5,000 ऐड किया तो ये बन गया 27,000। ये कैरिज आउटवर्ड की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज ही बाहर लिखते हैं 10,000। ठीक है, अब तमाम एक्सपेंसेस का टोटल यानी ये 1500 से लेके और ये इधर 8,000 तक सारे टोटल कर लें। 13, 14, 30, 29, 36, 56, 66 अगस्त 72, 79, 500 यही है। 8,500 ये नहीं है। 8,500 अच्छा, अब 1,04,000 में 20,000 ऐड करें, 1,24 हो गया और उसमें से 81,500 माइनस कर दें। 42,500 तो ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को आपने कैपिटल में ऐड कर देना है 42,500 तो ये बन जाएगा 292,500। देन अब मशीनरी माइनस कर लें 50, 42,500 ये किया तो 40, 32,000 इन दोनों का टोटल किया 74,500। अच्छा, करंट एसेट्स का टोटल कर लें पहले। second last value 15,000। 308,268,000। अब इसमें ऊपर वाली भी तीनों फिगर ऐड कर लें। अच्छा, अब इन तीनों करंट एसेट्स का टोटल कर लेंगे 25, 30, 40,000। अब इन तीनों का टोटल कर लें। वही आ रहा है। तो इस तरह आपने देखा है, एक दफा क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जी क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, अब इसमें एक हमारी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट रह गई है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब वो इस वक्त तो खैर टाइम नहीं, तो कल इंशाल्लाह हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर क्वेश्चन के अंदर उसकी एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, तो और अक्सर जो गलती होती है वो उसी एडजस्टमेंट में होती है ज़्यादा, तो वो हम लोग इंशाल्लाह करेंगे ताकि उसके बाद फिर हम लोग डिटेल क्वेश्चन कर पाएँ जिसमें ये एडजस्टमेंट्स भी सारी आती रहेंगी और वो वाली भी आया करेगी। यानी अभी हमारे 2-3 दिन इसकी और प्रैक्टिस पे लगेंगे, तो जब 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह आप इजीली इनको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने आप में से एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स याद नहीं किए वो इफेक्ट्स याद करें, अदरवाइज क्वेश्चन मैनेज नहीं हुआ करेगा। ठीक है, तो अभी भी आप में से अक्सर लोग गलत इफेक्ट बता रहे हैं, तो ये इफेक्ट्स वगैरह एक तो याद करें, दूसरा आपने कहा था फॉर्मेट आप लोग रिकॉल करें ताकि जब हम क्वेश्चंस वगैरह किया करें तो वो फ्लो में हुआ करें आप लोगों के। तो कल इंशाल्लाह इसको हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।